में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग क्रिया अर्थात वर्ब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसकी बेसिक चीज़ क्या है जो हमें टेंस और वॉइसेस सीखने के समय में काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ब या क्रिया, जिस शब्द से काम के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला राम एक आम खाता है या राम आम खाता है। राम इट्स अ मैंगो, तो इट्स इट के साथ में इस जुड़ा हुआ है, तो इट जो हो गया वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। और इट से पता चलता है क्या करता है, आम खाता है, तो काम करने का पता चलता है। तो अब वर्ब के प्रकार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वर्ब को दो प्रकारों में रखा जाता है। एक को बोला जाता है प्रिंसिपल वर्ब, जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वर्ब को देखते हैं, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक उदाहरण देखिए, ही रीड्स अ बुक। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। और बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब क्या दिखा रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, जो एक्शन है वो पास ओवर किस पर जा रहा है, सब्जेक्ट से होकर ऑब्जेक्ट की ओर जा रहा है। यहाँ पर देखिए, मतलब वह क्या करता है, पढ़ाई करता है। ही रीड्स अ बुक, क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है, इसका आंसर आपको इससे मिल जाता है। तो ये ट्रांजिटिव होंगे। तो ट्रांजिटिव कहने का मतलब सीधा यही है, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से हो आरंभ होकर किसी अन्य नाउन हो या प्रोनाउन हो के साथ समाप्त हो जाता है, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया का फल पढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इनट्रांजिटिव जब बोलेंगे तो उसमें क्या होगा, आई लाफ, ही स्माइल्स, इस तरह का, मैं हंसता हूँ, वह स्माइल देता है, मुस्कुराता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, जब वाक्य के मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर कर्ता के साथ ही समाप्त हो जाता है। अगर आप इसे पूछिएगा किसको हंसता है, इस तरह से आपको आंसर प्राप्त नहीं होता है, तो इसको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जब आप वॉइस करेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उस समय आपको इन्हीं ट्रांजिटिव वर्ब को ही लेके चलना होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या और किसको, इस दो शब्दों को लेकर ही आपका आंसर जो वर्ब दे पाएगा वही ट्रांजिटिव होगा, और जो नहीं दे पाएगा वो इनट्रांजिटिव होगा। जैसे क्या सोता है, किसको सोता है, इस तरह का आंसर आपको नहीं मिलता, मतलब यह इनट्रांजिटिव हो गया। तो इस तरह से हम लोग ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब को समझ पा रहे हैं। अब आप ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब, ही इज रीडिंग। तो यहाँ पर जो इज देख रहे हैं, वर्ब तो रीड है, रीड के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये रीडिंग हो गया। किंतु एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं, रीड, इज, यही ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब को फिर दो भागों में बांटा जाता है। एक को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी, और दूसरा हो गया मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, दो प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं उसको तीन कैटेगरी में रखा जाता है। पहला हो गया वर्ब टू बी के साथ में जो है वो, और वर्ब टू हैव के साथ में जो है, और वर्ब टू डू के साथ में जो है। तो वर्ब टू डू के साथ में जो है वो डू, डज और डीड आते हैं। उसी तरह बी के साथ में जो है इज, एम, आर, वॉज, वेयर आते हैं। उसी तरह से वर्ब टू हैव के साथ में हैज, हैव, हैड आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना होगा, क्योंकि टाइम एंड टेंस जब आप करेंगे तो टाइम एंड टेंस में आपको बी, यूज बी वर्ब बोला हुआ रहेगा, तो उस समय आपको याद रखना है कि सेंटेंस के हिसाब से इन्हीं का यूज करना है। हैव बोला जाएगा तो इसको यूज करना है, डू तो डू, डज, डीड को यूज करना है। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मॉडल्स या मॉडल
ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। इसको जानना होगा क्योंकि इनका भी यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पर यूज किया जाता है। इसके उदाहरण माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare हम लोग यूज करते हैं बातों बातों में। जैसे बोला गया he used to go, वो जाया करता था। he used to read, वो पढ़ा करता था। इस तरह के वाक्य, तो इन सबको हमें जानना होगा किस तरह से इनका यूज करना होता है। तो एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको मॉडल्स लगेंगे और ये तो लगते ही हैं टाइम इंटेंस में। इन सारे के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में बैठा के रखिए और याद कर लीजिए। इसके अलावे आप वर्ब को और भी कई प्रकारों में रखा जा सकता है। जैसे फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे श्याम गोज, दे लाफ, इस तरह से वाक्य बोले तो फाइनाइट वर्ब हो जाता है। उसी तरह से नॉन फाइनाइट हो गया। वर्ब वाक्य के टेंस के मुताबिक परिवर्तित होता रहता है। जैसे आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, इस तरह के वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। उसी तरह से इम्पर्सनल वर्ब आ जाते हैं जिनका उपयोग प्राकृतिक घटनाओं के लिए किया जाता है। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज थंडरिंग, इस तरह के शब्द। तो मेन प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के अलावे जो वर्ब के टाइप्स हैं उसको भी थोड़ा दिमाग में रखना होगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट या इम्पर्सनल वर्ब क्या होते हैं। किंतु इन सब के अलावे जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब है। स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब आप जानते हैं, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इस तरह से वर्ब का फॉर्म सबको चेंज करते हैं, जिसको हम लोग V1 बोलते हैं, V2 बोलते हैं, V3 बोलते हैं, V4 भी बोलते हैं। तो ING वाला फॉर्म को V4 फॉर्म बोलते हैं। तो उसको मैं और कुछ बताऊंगा जिसमें आप जान पाएंगे सही तरह से कैसे लिखते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है उसके केवल वॉवेल का चेंज किया जाता है और उसका बाकी का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को तैयार कर दिया जाता है। किंतु जो वीक वर्ब है, वीक, उसमें डी लगाकर या टी लगाकर या ईडी लगाकर चेंज किया जाता है और पूरा बदल जाता है, तो उनको वीक वर्ब बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए आप, कम, केम, ये देखिए वॉवेल ओ बदल गया, ये हो गया, यहाँ पे केम हो गया, फिर यहाँ पे COME, कम, कम ही हो गया। तो यहाँ पे केवल वॉवेल का बदलाव करने से ही बदल गया, तो उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलेंगे। और जो वीक होगा उसमें पूरा बदलाव हो जाता है या फिर DTED का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रिंग ले लीजिए तो ब्रॉट हो गया, ब्रॉट हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं V1, V2, V3 और V4। V1 प्लस ING रहेगा तो V4 बोलेंगे। ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ये ING फॉर्म, याद रखिएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोला यहाँ पे कम हुआ तो यहाँ पे केम, यहाँ पे कम और यहाँ पे कमिंग। ये देखिए यहाँ का ई जो है गायब हो गया और आई आ गया। उसी तरह से और एक उदाहरण देखते हैं, प्ले, यहाँ पे ईडी, प्लेड हो गया, यहाँ पर वी प्लेड और यहाँ पर प्लेइंग। ठीक है, अब और एक देखते हैं, पुट। इसका तीनों फॉर्म एक ही होता है, केवल प्रोनाउंसिएशन में अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दो कॉन्सोनेंट, यहाँ पे देखिए दो कॉन्सोनेंट और उसके बीच में एक वॉवेल, इसीलिए लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है। और एक देखिए शर्ट, उसी तरह से शर्ट, डबल TING हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास है, फिर कैच ले लेते हैं।
इसका देखिए CAUGST, यहाँ भी वही हुआ CAUGST, और यहाँ पे कैचिंग। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए ब्रिंग, तो यहाँ पे ब्रॉट हो गया, यहाँ भी ब्रॉट हो गया, और किंतु यहाँ पे ब्रिंगिंग हो गया। तो यही चीज आपको समझ लेना था कि किस तरह से हम लोग V1, V2, V3 और V4 को यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो चलिए और एक सिंग यूज कर लीजिए, सेंग, संग, और यहाँ पे सिंगिंग। ठीक है, इस तरह से हम लोग V1, V2, V3, V4 का इस्तेमाल टेंस में करेंगे। यही मेन उद्देश्य था कि V1, V2, V3 अगर बोला जाए तो आप किस तरह से समझें। ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये V1 प्लस ING फॉर्म, V4 फॉर्म, इसको समझ लेना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट।